हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी 27 नवंबर का करेंटली का एपिसोड मैं लेकर आया हूँ आपके सामने में। इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, क्यों है, मैं आपको क्या आज होमवर्क देने वाला हूँ सब मैं बताऊँगा। आज आपको एक होमवर्क मिलेगा वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग, जो हम आपको होमवर्क मिला था उसके रिगार्डिंग मैं वही अपडेट दूंगा क्या हम आगे उसमें करने वाले हैं। एंड देन द हिंदू के 6 टोटल आर्टिकल्स हम कवर करेंगे। पहला आर्टिकल पॉलिटी से होगा, खास करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन था उसको रिवाइव करने की बात मतलब शुरू हो गई है, तो उसी में चीफ जस्टिस का एक बयान आया है। हम पूरा मामला देखेंगे, किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है, कैसे वो इवॉल्व हुआ ओवर द ईयर्स, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, चाहे उनको अपॉइंट या ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। एंड जो 4 जजेस केसेस हैं, मतलब इवॉल्व जो हुआ है उसको हम समझेंगे। और एक टीडीएफ का क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। सेकंड जो है आर्टिकल इज अबाउट क्रेटर, जो कि मार्स पे एक क्रेटर का जो है नाम रखा गया इंडियन जो है जियोलॉजिस्ट उनके नाम पे। क्या होता है क्रेटर, इसको समझेंगे। साइंस एंड टेक से ये आर्टिकल। देन रूपी की जो वैल्यू ओवर द ईयर जो है ना डिक्लाइन हो रही है, उसके पीछे का रीजन, ठीक है। एंड आगे मतलब क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन वी हैव कंपैरिजन बिटवीन इंडिया जो न्यूट्रिनो मिशन है ना और चाइना का जो न्यूट्रिनो मिशन है। आपको पता है न्यूट्रिनो के बारे में, उसको भी हम समझेंगे। एंड देन दो मिशंस का कंपैरिजन करेंगे, हम पीछे रह गए, इसको समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। फाइन। और ये साइंस एंड टेक का आर्टिकल है। देन वी हैव अ न्यू मिशन ऑन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। तो इस पे भारत सरकार ने पहला, इट्स मतलब यूनिक कह सकते हो, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इनिशिएटिव लाया है, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन जो लास्ट, आई थिंक हाँ लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज गोवा में टाइगर रिजर्व को बनाने की बात कही जा रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे होगा फेज वाइज मैनर में। हम पूरे इस मामले को समझेंगे। और एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है काली, जो कि कर्नाटका में है, तो उसको भी देखेंगे कि ये न्यूज़ में है। अब चलते हैं हम सबसे पहले आपके मैप वाले होमवर्क पे। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप दिया है मैंने क्यों, तो आपका जो डे 6 का होमवर्क है, आपको क्या करना है, इंडिया में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालय हो या अरावली हो या वेस्टर्न घाट हो, ईस्टर्न घाट हो, या मध्य प्रदेश में जो रेंजेस हैं वो हो, ठीक है। देन वी हैव नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगा, अच्छा पहले मैं क्लियरली बताता हूँ। फर्स्ट थिंग इज आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस और वो किन स्टेट्स में बताना है। आपको पता होगा यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेस्टर्न घाट किन स्टेट्स में है। मतलब कि इसीलिए मैंने पॉलिटिकल मैप दिया है, ना कि फिजिकल मैप दिया है। बच्चे क्या करते हैं कि इस चीज़ को फिजिकल मैप में बनाते हैं, यूजुअली बनाया ही जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप कोर जो है ना आपकी क्लैरिटी रहे कि एक पार्टिकुलर माउंटेन रेंज किन स्टेट्स में, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, अब पूरे भारत में बहुत सारे रेंजेस है, जरूरी नहीं है, 5-6 जो इंपॉर्टेंट है उस पर हमें फोकस करना है। और किन स्टेट्स में, जस्ट सपोज कि कल को पूछते कि ईस्टर्न घाट्स किन स्टेट्स में है, तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। देन मेरे जो सेकेंड क्वेश्चन है कि इन पिक्स, इन माउंटेन रेंजेस के जो हाईएस्ट पिक हैं, जैसे कि हिमालय में हो या वेस्टर्न घाट में हो, ईस्टर्न घाट में हो, ठीक है, तो अरावली में हो, तो आपको वो भी बताना है। और ये स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड थिंग इज नॉर्थ ईस्ट में हम चलेंगे, इसको स्पेसिफिकली अच्छे से कवर करेंगे। कैसे करेंगे कवर, कवर इस तरीके से करेंगे, जो जो पीक्स है ना नॉर्थ ईस्ट में, फ्रॉम जो है नॉर्थ टू साउथ हम आएंगे एंड ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, तो उन पिक्स को आपको अच्छे से शो करना है। यही आपका 3 होमवर्क है। फर्स्ट इज जो माउंटेन रेंजेस हैं वो किन स्टेट्स में है, देन सेकेंड इज उनके जो हाईएस्ट पीक्स हैं, या कुछ माउंटेन रेंजेस दिखा भी पाओ आप नॉर्थ टू साउथ, ईस्टर्न घाट में एंड वेस्टर्न घाट में, तो वो चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और इसको रिवर से हम लिंक करेंगे बाद में, आज वो होमवर्क नहीं है। पर मैं आपको कहूँगा कि नॉर्थ टू साउथ जो वेस्टर्न घाट में रेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट रेंजेस, एंड इन द ईस्टर्न घाट, वो भी इसमें डिनोट कर लीजिएगा। ये 4 चीज़ें आपको आज दी जा रही है, ठीक है। अब आते हैं वेस्ट एशिया को लेकर। तो वेस्ट एशिया, एक मिनट, वेस्ट एशिया को लेकर मैं यही कहूँगा कि उसका जो कंटेंट है ना वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। वक्त कैसे लग रहा है, तो एक तो आपको पीवाईक्यू लाइंस पे बेसिक्स बतानी है वेस्ट एशिया की। देन जो है करेंट अफेयर्स जो होगा वो भी बताना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग इज पीवाईक्यू भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। इसको मैं कल अच्छे से आपको करवा दूंगा, ठीक है। जिस तरह से हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का किया, उसी तरीके से वेस्ट एशिया या अदर टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स एक साथ कवर होंगे along with PYQ प्रैक्टिस, ठीक है। यही आज का आपका होमवर्क। ये आपको 5 to 9 हमारे
डेडिकेटेड ग्रुप जो है, इस वीडियो के लिंक के सेकेंड जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सेकेंड लिंक है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो। उसको आप क्लिक करो एंड देन वहाँ पहुँच के बिटवीन 5 to 9 PM इस वाले जो होमवर्क है इसको सबमिट कर सकते हो। आपका मेंस का सॉरी प्रीलिम्स का जो मैप का नोट्स है ना, इस होमवर्क सीरीज के थ्रू वो प्रिपेयर हो रहा है। और वैल्यू एडिशन में वीडियोज में एक्सप्लेनेशन और PYQ प्रैक्टिस के थ्रू तो करवा ही रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। आपके पास टोटल 6 आर्टिकल्स एज आई हैव ऑलरेडी सेड। इसमें हम पहले आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अभी करंटली बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बने हैं। तो उन्होंने एक मतलब कि बयान दिया है, काइंड ऑफ एक प्ली जो है उसको रिवाइव करने की बात कही है कि विल कंसिडर्ड अ प्ली टू रिवाइव नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो है लाया गया था। ठीक है, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। हम सारी चीज़ें समझेंगे स्टार्टिंग से, किस तरह से इवॉल्व हुआ है पूरा प्रोसेस जुडिशियल अपॉइंटमेंट का या ट्रांसफ़र का, उसको समझेंगे। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देख लेते हैं, किस बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2, ठीक है, तो जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द CGI एंड अदर जजेस। ये अभी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। डिबेट क्या है, व्हाट डज कंसल्टेशन मीन, ये वर्ड पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है। और कैसे इससे तय होगा एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी एंड जुडिशियल प्राइमेसी। ठीक है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। सो दिस एम्बिग्यूटी गेव राइज टू द 4 जजेस केसेस, जो एक वन बाय वन हम दूसरे जो स्लाइड है, दूसरा पेज है उसमें देखेंगे। पहले कंसल्टेशन एंड कंकरेंस का क्या मतलब होता है। सो कंसल्टेशन जो है वर्ड यूज किया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में। तो प्रेसिडेंट सिक्स व्यूज ऑफ जुडिशरी नॉट बाइंडिंग। सो कंसल्टेशन का मतलब होता है जैसे कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट इनिशियली जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुई, एनफोर्सेबल हुई, उस समय से क्या होता था, एग्जीक्यूटिव जो है ना वही जो है मतलब कि अपॉइंट करता था सुप्रीम कोर्ट या हायर जुडिशरी के जजेस को। ठीक है, सो कंसल्टेशन का सिंपल मतलब था कि जो है जुडिशरी से वो व्यूज लें कि कैसे किसे अपॉइंट करना है, बट देर वॉज नॉट बाइंडिंग थिंग। मतलब उस समय बाइंड जो है ना, कोई बाइंडिंग मतलब ऐसा नहीं था कि आपको जो कहेंगे जो रिकमेंडेशन दिया जाएगा फ्रॉम द हायर जुडिशरी वो मानना ही पड़ेगा इन अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर। तो उस समय में एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी हुआ करती थी। देन आया वर्ड कंकरेंस। कंकरेंस का क्या मतलब होता है, सो प्रेसिडेंट मस्ट एग्री विद जुडिशरीज रिकमेंडेशन बाइंडिंग। मतलब कि कंकरेंस वर्ड जो है अगर आ जाएगा, जिसे लाया गया, हम देखेंगे जो केसेस हैं उसमें, तो उसका मतलब है कि अब जो जुडिशरी रिकमेंड करेगी वही मानना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव का। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का रोल, जुडिशरी का खुद का रोल, इस पे जो है बैलेंस जो है किस तरह से बन रहा है या किस तरह से बैलेंस जो है ना ऊपर नीचे हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, उसको भी हम धीरे धीरे समझेंगे। अब जैसे इंडिया ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे जुडिशरी को जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो जुडिशरी खुद से करती है। और कंट्रीज में ना जैसे USA हो, UK हो और जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हमारा शिफ्ट हो गया फ्रॉम कंसल्टेशन जहाँ पे बाइंडिंग नहीं था शुरू में, अब हम कंकरेंस की तरफ बढ़ गए कि जुडिशरी जो कहे वो मानना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे केसेस के थ्रू। तो पहला जज केस हुआ 1981 में SP गुप्ता, जहाँ पे कहा गया जजमेंट जो आया फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि आर्टिकल 124 की जब बात की गई, कंसल्टेशन वर्ड की बात की गई, तो उस समय फर्स्ट जज बेंच ने कहा कि कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस। आप समझ गए ना, कंसल्टेशन का मतलब है कि आप मांग रहे हो उनसे, रिकमेंडेशन मांग रहे हो जुडिशरी से, बट इट डजंट मीन कि जुडिशरी जो कहेगी वो मानना ही पड़ेगा एग्जीक्यूटिव को वाइल अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, तो उस समय फर्स्ट जज केस में बोला गया कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस। सो एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी रही इन अपॉइंटमेंट्स, कॉलोजियम डिड नॉट एग्जिस्ट। बट सेकेंड जजेस केस 1993, आपको पता होगा उस समय ना जो सेंटर में गवर्नमेंट थी वो कॉलिशन गवर्नमेंट एक तरह से आ गई थी। अब यहाँ पे देखो, आई थिंक इंदिरा गांधी थी एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत मजबूत सरकार थी उस समय में। तो एग्जीक्यूटिव भारी पड़ रहा था जुडिशरी पे, मतलब कि
उतना गैप नहीं था बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बट व्हेन इट कम्स टू 1993 तब जुडिशरी जो है ना एक तरह से अपने पावर्स जो है एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसमें क्या किया गया उस जजमेंट में, फर्स्ट केस जो है जजेस केस है उसको ओवर रूल कर दिया गया एंड जुडिशियल प्राइमेसी एस्टैब्लिश कर दिया गया। मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में कहा गया कि कंसल्टेशन इज इक्वल टू कंकरेंस, मतलब कि जो जुडिशरी कहेगी अपॉइंटमेंट के टाइम वो मानना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है इंडियन जुडिशरी में क्या होता है, एक बार आप इंटर कर गए मतलब कि इंडियन हायर जुडिशरी में, तो रिमूव करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ठीक है, और बहुत सारी इशूज है इंडियन जुडिशरी में, अगर आपको पता हो, ओपेसिटी का है, ठीक है, देन वी हैव डिलेज होते हैं बहुत सारे, जो मतलब कि अपॉइंटमेंट हो या केसेस जो लड़े जाते हैं उसमें पेंडेंसी कितना है आपको पता ही। थर्ड इज कोई कोडिफाइड जो है ना क्राइटेरिया नहीं है कि अपॉइंटमेंट का, कि एक कोडिफाइड होता है ना हर चीज़ जो हम करते हैं इस तरह से अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, किसको होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारी चीज़ें कि किस तरह से प्रोसीजर होगा, सारी चीज़ों को कोडिफाइड नहीं किया गया है। तो ये इशूज है। ठीक है, अब हम आते हैं कंसल्टेशन इज इक्वल टू कंकरेंस कर दिया चीफ जस्टिस का, और उसके साथ साथ दो जजेस जो है ना, यहीं से कोलोजियम वर्ड का जो है ना भारत में शुरुआत होता है। कोलोजियम जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कभी नहीं था वर्ड, ये यूज नहीं किया गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड जज बेंच में कहा कि जो कंसल्टेशन है वो कंकरेंस के बराबर है, और कंकरेंस के लिए उन्होंने कोलोजियम को लाया, और कोलोजियम में कौन होंगे सेकेंड जज बेंच के हिसाब से, CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो इनका जो रिकमेंडेशन दिया जाएगा टू द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द हायर मतलब कि जजेस, तो उनको ये मानना पड़ेगा। ये है कंकरेंस का मतलब। थर्ड जज केस 1998 में आता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो इसमें क्या था कि एक्सपेंडेड कोलोजियम टू CGI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अभी कोलोजियम क्या था सेकेंड जज बेंच में कि CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस था, अभी ये क्या हो गया थर्ड में, CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और अभी भी वही जारी है। और ऑलरेडी कंसल्टेशन को कंकरेंस के बराबर तो कर ही दिया, तो जो डिसीजन ये देंगे, जो रिकमेंडेशन ये देंगे टू द एग्जीक्यूटिव, वो मानना ही पड़ेगा। देन मैंने अभी इशूज की बात की, 3-4 इशूज थे जो मैंने आपको दिखाया, ओपेसिटी, डिलेज, नो कोडिफाइड क्राइटेरिया, इन सारे के बेसिस पे एग्जीक्यूटिव ने डिसाइड किया और विद द पार्लियामेंट के थ्रू कि हम क्या करें कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की गठन करें, मतलब एग्जीक्यूटिव का रोल रहेगा वाइल अपॉइंटिंग जजेज। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, और उस केस को बोलते हैं 4 जजेस केस, और इसी को रिवाइव करने की बात अभी जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं। अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जो बॉडी बनी वाली थी, जिसको कोडिफाइड वर्जन लाया जा रहा था थ्रू NJSC, इसमें क्या था, एक तो CGI इसके होंगे मेंबर, देन देर विल बी 2 जजेस, एक गवर्नमेंट साइड से लॉ मिनिस्टर होगा। ठीक है, 6 मेंबर्स होंगे टोटल इसमें अपॉइंटमेंट जो कमेटी रहेगी, और प्लस 2 एमिनेंट जूरिस्ट रहेंगे। तो ये इस तरीके से जो इंक्लूड किया गया ना 3 मेंबर्स को, ये जुडिशरी ने बोला कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 2015 में 4 जजेस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है ये एक तरह से आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब वन ऑफ द एलिमेंट्स हैं, उसको आप वायलेट कर रहे हो, तो इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब ये फिर से रीइग्नाइट हो गया ये मामला। जो सबसे बड़े जुडिशियल ऑफिसर है इंडिया में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ऐसी बात कही है कि वो प्ली को जो ना कंसिडर करेंगे, जिसमें कोलोजियम सिस्टम के साथ साथ जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसकी बात हो रही है, उसकी रिवाइवल की बात हो रही है। तो अब ये इशू अभी लगातार रहेगा। हमने बेसिक्स कवर कर लिए, कुछ नया इस पे अपडेट आएगा तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, मतलब प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। आज का TDF का क्वेश्चन है ये 150 वर्ड्स में, इसी चीज़ को जो हमने अभी कवर किया उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, आपको ये जो हमारे डेडिकेटेड ग्रुप सेम ग्रुप पे आपको ये पोस्ट करना है। ठीक है, आते हैं हम दूसरे आर्टिकल पे, एंड दैट इज कृष्णन क्रैटर। ये न्यूज़ में है, और ये प्रीलिम्स के लिए न्यूज़ में हो सकता है, स्टेट PCS के लिए। तो हुआ क्या है देख लेते हैं। 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड क्रैटर ऑन मार्स हैज़ बीन नेम्ड कृष्णन क्रैटर। मतलब कि मार्स पे क्रैटर्स होते हैं। क्या होता है क्रैटर, देख लें कि ए सर्कुलर डिप्रेशन ऑन अ प्लैनेटरी सरफेस, मतलब कि ये खड्डा कह सकते हो
वो अगर प्लानिटरी सरफेस पे तो उसको क्रैटर कहते हैं। और ये मार्स, मून, मरकरी, इन सब पे आपको ये दिखता है। ओके ओके, मून सैटेलाइट है, याद रहे, नेचुरल सैटेलाइट। तो जो खड्डा होता है ना, खड्डा खड्डा जो भी बोलते हो, उसको हम मतलब क्रैटर बोलते हैं। एंड उसका यूजुअली कैसे बनता है वो, मेटेरॉइट की वजह से, मतलब जब टकराता है उस सरफेस से, या एस्ट्रॉइड जब टकराता है प्लानिटरी सरफेस से, या सैटेलाइट भी है तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो ऐसे सेलेसियल बॉडीज हैं, तो वो जो खड्डा बन जाता है ना, उसी को क्रैटर कहा जाता है। बेसिक मतलब यही है। और हमारे इंडियन जो है ना जियोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े नाम है MS कृष्णन साहब, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। और किसने मतलब इसको अप्रूव किया है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। बस यही 3 फैक्ट है हमें जानना था। क्रेटर होता क्या है, कैसे बनता है क्रेटर, मेटोराइट या एस्ट्रॉइड के टकराने से विथ प्लानिटरी सरफेस। एंड ये मार्स, मून, मरकरी में आपको दिखेगा। एंड उसी वन ऑफ द क्रेटर्स का नाम मार्स पर कृष्णन क्रेटर रखा गया है। ठीक है, बस इतना ही था, आगे हम चलते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल, ये इकोनॉमिक्स से है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। रीजन बिंग की रूपी का जो वैल्यू बढ़ता घटता है ना, और वेरियस रीजंस की वजह से बढ़ता घटता है ना, उस पर प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, हम देखते हैं कि रूपी डेप्रिसिएशन, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो गिर रही है एज कम्पेयर टू जो इंटरनेशनल करेंसीज है, इंक्लूडिंग डॉलर। सो सिंस नवंबर 2024 रूपी हैज फॉलन 7%, अराउंड 7%, जो कि 83.4 हुआ करता था, अब 89.2, मतलब अप्रॉक्स देखो तो 90 रुपए के आसपास आ गया है $1 की वैल्यू। सिमिलर टू 2018 ग्लोबल स्ट्रेस फेज, तो जैसा 2018 ग्लोबल स्ट्रेस फेज था, उसी तरीके से 7% की यहाँ पे बात हो रही है, गिरावट आई है। अब इसके रीजंस क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर्स देख लेते हैं क्या रीजंस हैं। पहला जो है US डॉलर स्ट्रांग है बहुत। ओके, स्ट्रांग होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि US की जो फेड रिजर्व है ना, उसने इंटरेस्ट रेट को हाई रख रखा है। मतलब कि इंटरेस्ट रेट हाई है, इसकी वजह से क्या होता है, US डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। आपको पता है ना, जिस चीज़ की संख्या कम रहेगी, इंटरेस्ट रेट हाई रखने का मतलब है इजीली डॉलर जो है ना निकल नहीं रहा है US इकोनॉमी से, मतलब वहाँ की बैंक्स नहीं दे रही है इजीली डॉलर्स। हाई इंटरेस्ट रेट रखने का यही रीज़न होता है। रीज़न एक उसके पीछे महंगाई ज़्यादा है USA में। ठीक है, तो फेड रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट हाई रखा है, उसकी वजह से डॉलर जो है मार्केट में कम है, और डॉलर कम रहेगा, जो चीज़ कम रहेगा वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है लाइफ में। ये जनरल यही होता है। सो स्ट्रॉन्ग US डॉलर, वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। आपको ये भी पता होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट जो इंडिया का है वो वाइडन हो रहा है। उसके पीछे का बहुत सारे रीजंस हैं। कल ही हमने देखा था कि FDI, वो तो कैपिटल मतलब कि अकाउंट में हम उसको कंसीडर करते हैं, बट यूजुअली अगर देखो तो मतलब कि करंट अकाउंट की अगर बात करो, तो हम जो ऑयल वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है बढ़ता है, हमारे पास जो डॉलर है वो कम हो जाते हैं, एंड इसकी वजह से हमारे रुपये की वैल्यू घट जाती है। वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, हाइयर बुलियन इंपोर्ट्स का क्या मतलब है कि जो हम गोल्ड और सिल्वर जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो रहा है। एक्सपोर्टर्स फेसिंग हाई US टेरिफ्स। अब जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रखा है, तो उसका भी एक रीज़न है। ठीक है, सो टोटल 4 रीजन इस आर्टिकल में शो किए गए हैं। एक तो US डॉलर स्ट्रांग है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो वाइडन हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड थर्ड इज हायर बुलियन जो है वो इंपोर्ट्स कर रहे हैं इंडियंस डोमेस्टिक मतलब मार्केट में, इंटरनेशनली लाते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, एंड एक्सपोर्टर जो है ना वाला टैरिफ वाला इशू जो है वो आपको पता ही है। अब RBI लिमिटेड रोल होता है। अंडर अ फ्लोटिंग बट मैनेज रेजिम, RBI कैन ओनली स्मूथ वॉलेटिलिटी। आपको पता है कि रुपी की जो वैल्यू है एज कम्पेयर टू वो मार्केट ड्राइवन है, बट समटाइम्स RBI उसमें इंटरफेयर करती है। तो कैसे इंटरफेयर किया, 50 बिलियन जो है फॉरेक्स जो हमारे पास था, उसको हमने यूज़ किया, मतलब कि इट सोल्ड 50 बिलियन फॉरेक्स, येट रुपी वीकेंस परसिस्ट। उसको बेचने के बाद भी, आप 50 बिलियन जो है US डॉलर जो है उसको बेचने के बाद भी हमने क्या बोलते हैं, मतलब मार्केट में US डॉलर की संख्या बढ़ाने के बाद भी हमने क्या किया, इसका फ़ायदा हमें नहीं हुआ। अभी भी रुपी जो है गिर ही रही है। पॉलिसी टूल्स यूज्ड अर्लियर, पहले जो कुछ सालों में देखें तो क्या पॉलिसी टूल RBI ने यूज़ किया है। RBI हैज़ प्रीवियसली यूज लार्ज डॉलर रुपी स्वैप्स। तो रुपी और डॉलर का जो स्वैप है वो
आरबीआई ने लास्ट 4-5 ईयर्स में यूज़ किया है टू इंजेक्ट लिक्विडिटी ड्यूरिंग ग्लोबल स्ट्रेस, ठीक है। मैक्रो कुशन, अब क्या है कि फॉरेक्स रिजर्व्स रिमेन कंफर्टेबल, हमारा जो फॉरेक्स है वो 700 बिलियन के आसपास है यूएस डॉलर, एंड इन्फ्लेशन इज लो, और इन्फ्लेशन तो पता ही है कि रिकॉर्ड लो है, अगर देखें तो 0.25%, तो अलाउ कर रहा है कि टॉलरेंस ऑफ मॉडेस्ट डेप्रिसिएशन। आपको पता है कि रुपये की वैल्यू घट रही है, इन्फ्लेशन भी 0.25% पे आ गया है, तो अभी जो है ना इसका इम्पैक्ट, जैसे कि डेप्रिसिएशन बढ़ता है तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है ना बढ़ने लगता है, एक्सपोर्ट में हमें फायदा मिलता है, कॉम्पिटिटिवनेस हमारे जो है एक्सपोर्ट की बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, बट इंपोर्ट जो है वो उसकी बिल बढ़ जाती है। जैसे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, या और भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, बुलियन इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ हमारा जो है ना हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो लेकिन इन्फ्लेशन जो कम है ना कंपैरेटिवली, उसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है आरबीआई के पास कि हम इसको थोड़ा बहुत अभी मैनेज कर पा रहे हैं। जस्ट सपोज इन्फ्लेशन अभी 5-6% होता तो बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। कोर वल्नरेबिलिटी क्या है कि इंडियाज हैवी डिपेंडेंस ऑन क्रूड इंपोर्ट्स, ये सबसे बड़ा इशू है। नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम चीपर रशियन ऑयल टू कॉस्टलियर, अभी हम रशिया से ऑयल सस्ता खरीद रहे थे, अब क्या हो गया, रशिया यूएस ने जब दबाव बनाया तो हमने डिसाइड किया वो यूएस से खरीदेंगे और वो महंगा बेचेगी, ऑब्वियसली रिस्क पुशिंग, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो अभी 0.25% दिख रहा है वो बढ़ जाएगा। नीडेड रिस्पॉन्स, मॉनेटरी पॉलिसी अलोन कैन नॉट स्टेबलाइज द रूपी, इंडिया मस्ट रिड्यूस ऑयल डिपेंडेंस, पहली बात है ऑयल डिपेंडेंस आपको घटानी पड़ेगी, एक्सेलरेट करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। जो है हम ऑयल के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हमारा जो है एनर्जी का सबसे ज़्यादा सोर्स क्या है, पेट्रोल डीजल से ही करते हैं, तो आप इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़िए एंड अडॉप्ट अ कोहेरेंट लॉन्ग टर्म ट्रेड स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास जो है कोहेरेंट लॉन्ग टर्म ट्रेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ट्रेड इशूज अगर देखें तो रिसेंट ट्रेड डील्स जैसे जापान, यूएई, आसियान हैव टिल्टेड इंडियाज ट्रेड बैलेंस अनफेवरेबली। आपने जो ट्रेड डील साइन कर रखा है ना जापान, यूएई और आसियान के साथ, इसमें हमें मतलब ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जितना फ़ायदा होना था, उम्मीद था, वो नहीं हुआ। तो आपके पास प्रॉब्लम का जर पता चल गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, प्रीलिम्स में ही ट्विक करता है यूपीएससी की इसकी वजह से हो रहा है क्या रूपी डेप्रिसिएशन, इसकी वजह से हो रहा है, मतलब 4 दे देगा इस तरह से स्टेटमेंट एंड आपको डिसाइड करना होता है, तो आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमें चाहिए, क्रूड इंपोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा है, इनको भी देखना चाहिए, ठीक है। और जो महंगाई वगैरह इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो भी आपको समझ आया होगा कि इन्फ्लेशन से कैसे फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा अगर जो है रूपी का डिनोमिनेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है कंपैरिजन है इंडिया का आईएनओ एंड चाइना का जूनो, क्या है, न्यूट्रिनो क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। बेसिक है कि सब एटॉमिक पार्टिकल है विथ नो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टीनी मास, ठीक है, ना के बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज है और बहुत नेग्लेजिबल कह सकते हो मास है, ठीक है। इंटरेक्ट्स विथ वेरी वीकली विथ मैटर, जो ये इंटरेक्शन करती है ना, सब एटॉमिक समझ रहे हो ना, एटम से भी छोटा है इसकी साइज, और ये इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है, हार्ड टू डिटेक्ट, इंटरेक्शन नहीं होती है मैटर के साथ इस सब एटॉमिक पार्टिकल की। एंड प्रोड्यूस्ड कहाँ से होता है, कहाँ से आ रहा है हमारे पास, सन से, कॉस्मिक रेज से, न्यूक्लियर रिएक्टर से एंड सुपरनोवा, मतलब मेन समझो कि स्टार से ये निकलता है, न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है सन के अंदर, उससे ये वन ऑफ द प्रोडक्ट्स के रूप में वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमारे आसपास से गुजर रहा है, आपको मतलब कि करोड़ों के अरबों के संख्या में हमारे आसपास से गुजर रहा है, पर इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये इंटरेक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो कहीं भी मतलब ये उसको ना भेदते हुए आगे निकल जाता है, ठीक है। सो इंडिया ने इसी बेसिस पे इसको और समझने के लिए अच्छे से यूनिवर्स कैसे जो है बनी है, ठीक है, उस पर न्यूट्रिनो को और अच्छे से समझने के लिए हमने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई, इंडिया का आईएनओ, ठीक है, इंडियन जो है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। क्या है इसमें, तो प्लान्ड अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो डिटेक्टर इन थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो है तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में हमने प्लान बनाया कि वहाँ पे जो है ये ऑब्जर्वेटरी को बनाएंगे। और आयरन कैलोरीमीटर इसमें यूज़ किया जाएगा, डिटेक्टर का जो टाइप है 50 किलो टन होगा इसकी जो है मतलब मास कह लो। अब एम क्या था, स्टडी एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज एंड डिटरमाइन न्यूट्रिनोज मास ऑर्डरिंग। एक तो एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो को आप अच्छे से स्टडी करो एंड उसकी मास ऑर्डरिंग को भी समझो। अब स्टेटस क्या है, स्टॉल्ड है, अभी रुका हुआ है, ऐसे ही रीज़न क्या है इंडिया में,
उसके पीछे का एक रीज़न है एनवायरमेंटल क्लियरेंस में डिलेज हो रहा है, लोकल प्रोटेस्ट होते हैं, ऑल्दो इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स बन रहे थे तब भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वहाँ पे एक इशू होता है कि मे बी एमिशंस हों, बट न्यूट्रॉनोज पे अगर कोई ऑब्जर्वेटरी बन रही है तो वो तो वैसे भी रिएक्ट नहीं करता है, तो उससे इशू नहीं होना चाहिए। बट अगेन ये बन जाता है एक मास प्रोटेस्ट का रीज़न। पॉलिटिकल रेसिस्टेंस है एंड पुअर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन, ये 4-5 रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया। अब आते हैं हम चाइना का जूनो मिशन है, जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, लोकेशन जियांगमेन चाइना में है। इसका 20,000 टन है इसका डिटेक्टर का मास। पर्पस क्या है इसका? हाई प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ न्यूट्रिनो ऑसिलेशन एंड मास ऑर्डरिंग, सेम चीज़ें हैं बट यहाँ पे न्यूट्रिनो ऑसिलेशन पे फोकस है। हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को समझ रहे थे एंड मास ऑर्डरिंग भी उसकी समझ रहे हैं। स्टेटस क्या है? याद रहे न्यूट्रिनो के ऊपर चार्ज नहीं है पर मास है, मतलब लिटिल है पर मास है। कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट साइंटिफिक रिजल्ट्स रिलीज भी हो चुका है चाइना में, एंड लार्ज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहा है यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, पाकिस्तान, ताइवान के साथ इसी प्रोजेक्ट पर। अब दोनों कंट्री को अगर देखो तो जूनो फिनिश्ड भी हो गया चाइना का और रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है। जो हमारा है वो अभी भी स्टक है, नो कंस्ट्रक्शन बिगेन, इंडिया लॉस्ट अर्ली लीड टू न्यूट्रिनो रिसर्च, चाइना मूव फास्टर विथ फंडिंग एंड एग्जीक्यूशन। और ये हर चीज़ में, ऑलमोस्ट हर चीज़ में हमें दिखता है कि हम स्टार्ट तो करते हैं जल्दी लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का ये रीज़न भी बहुत है, मतलब कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस डिलेज, कहते हैं ना डेमोक्रेसी समटाइम्स जो है एक तरह से, समटाइम्स नॉट ऑल द टाइम, उसमें यही खामी है कि जो है इन जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको रुकवा देती है, तो प्रोटेस्ट के थ्रू या ठीक है लोकल लीडर्स इसको यूज़ करते हैं एज अ टूल की सो कि हम कितने चिंतित हैं, रैदर नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करे। ठीक है, तो आप समझ के हो क्या होता है न्यूट्रिनो, क्या है आई हमारा जो है इंडियन जो है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ बन रहा है, थेनी मतलब बनने को है, थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, और चाइना का भी हमने देख लिया और समझ गए ये पूरा मामला। आगे चलते हैं, ये एक स्कीम है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, 7,280 करोड़ का स्कीम है टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। बताता हूँ क्या है ये। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल है और इसके पूरे प्रोडक्शन पे चाइना ऑलमोस्ट कंट्रोल करता है, एंड पूरी दुनिया चाइना से उम्मीद करती है कि इसको वहाँ से इंपोर्ट करे। बट चाइना स्ट्रैटेजिकली क्या करता है, अब यहाँ जो एक्सपोर्ट उसको करना होता है डिफरेंट कंट्रीज़ को, उस पर रोक लगा देती है। ठीक है, अब इसका यूसेज कहाँ है? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें, या आप इसको एयरक्राफ्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना बहुत क्रूशियल है 21st सेंचुरी के लिए, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, जिसको चाइना मतलब कि कंट्रोल कर रही है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने सोचा कि हम एक स्कीम लाएंगे और हम अपने घर में जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है ना उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, एम्ड एट रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन्स, ठीक है, एंड पोजिशनिंग इंडिया इन ग्लोबल REPM मार्केट। जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मार्केट है उसमें इंडिया को एक तरह से अच्छे पोजीशन पे ले जाना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंस खास करके चाइना से घटाने का। कम्स आफ्टर इंडिया कनाडा डिस्कशन, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंडिया कनाडा के जो है डिग्निटरीज मिले थे तो उनकी मिलने के बाद भी इस डिसीजन पे पहुंचा गया, कॉपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 6,000 MTPA मैट्रिक टन पर ईयर पर एनम ये बनाया जाएगा ये इस मिशन के अंदर ऑफ इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एंड देन REPM मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया इनहेंस करेंगे ये सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल कंपोनेंट्स यूज्ड इन क्लीन एनर्जी एंड हाईटेक सेक्टर्स। ठीक है, and then support EV supply chains, renewable energy systems, aerospace, डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देख लो इसके यूसेज पे, आपको एप्लीकेशन की बात है मेन, आप देख सकते हो। एंड बिल्ड अ स्टेबल रेजिलियंट वैल्यू चेन फॉर मैग्नेट बेस्ड कंपोनेंट्स, मतलब कि सिंपल समझो ये मिशन जो है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट जो है मैन्युफैक्चर करने का सोच रहे हैं, उसका एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, एंड कितना टारगेट है एस्टेब्लिश, मतलब कितना हम प्रोड्यूस करेंगे ये भी हम देख रहे हैं। बाकी अब इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे है, गोवा में टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी CEC रिकमेंडेड
रिकमेंडेड क्रिएटिंग अ गोवा टाइगर रिजर्व इन फेजेस, ठीक है। ओके, सो लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग। अब एक चीज मुझे बताना है कि गोवा जो है ना, अ, गोवा में कुछ फॉरेस्टेड एरिया है, आपको पता है। एंड गोवा जो है ना कर्नाटका के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब इस फॉरेस्टेड एरिया में और कर्नाटका का जो काली टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसके बीच में टाइगर जो है ना एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। ओके, सो टाइगर जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, इसमें क्या होता है कि अ, इसी बेसिस पे जो है वहाँ के जो एनवायरमेंट कह लो, कंजर्वेशन जो बॉडी है गोवा की या उसके आसपास की, दे डिसाइडेड कि गोवा में एक टाइगर रिजर्व बनाया जाए। बट गोवा की गवर्नमेंट ने कहा कि ये टाइगर रिजर्व नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इससे 1 लाख से ज़्यादा लोग इम्पैक्टेड होंगे, उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा टाइगर रिजर्व बनाने की वजह से। सो बट बाद में असेसमेंट में समझ आया कि इससे बहुत कम लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। टाइगर रिजर्व बनाने से बहुत कम लोग डिस्प्लेस होंगे एक जगह से दूसरे जगह। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि एक सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी बनाई है एंड फेजेस में गोवा में एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट था काली टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, ये न्यूज़ में है, एंड गोवा में एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। पहले फेज में इतने स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 468.6 स्क्वायर किलोमीटर कवरिंग एरियाज विथ मिनिमल ह्यूमन हैबिटेशन, जिसमें कि 102 हाउस होल्ड्स इम्पैक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये जो है प्रिपेयर किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है, पहले फेज में। सेकेंड फेज में एडिशनल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, कंटेक्चुअल है इसीलिए बता रहा हूँ। एंड इस तरीके से जो टाइगर हैं एक जगह से दूसरे जगह जो मूव करते हैं, उनको एक परमानेंट रेसिडेंशियल जो है कह सकते हैं, जो हैबिटेट है वो मिल जाएगा टू दी टाइगर्स जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम काली टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका टू गोवा, ठीक है। गोवा सरकार का यही दलील था कि हमें टाइगर जो जो टाइगर है ना वो परमानेंटली नहीं आते हैं, वो आते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं, उनका परमानेंट घर कर्नाटका का ही काली टाइगर रिजर्व है। ये दलील था, वो नहीं चाहते थे ये बने, बट अब सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो अब तो बनाना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है, और ये फेज में बनेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड कल वेस्ट एशिया का हम करते हैं अच्छे से, एंड कल का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होगा वो भी हम कवर करेंगे। सो टेक केयर, बाय, एंड मिलते हैं कल। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ध्यान रखिए।